Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने एरोबिक रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। उसमें आपने 3 स्टेप्स देखे थे मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन में। ग्लाइकोलिसिस के बाद आपको ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बताया था, और फिर तीसरा हमने जो स्टेप देखा वो था क्रेब्स साइकिल। इन तीनों स्टेप्स में कुछ मॉलिक्यूल्स जो कि इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिलीज होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को आखिर में ऑक्सीडाइज किया जाता है। एक्चुअली ये जो आखिरी स्टेप जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने भी रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स लेकर रिलीज होते हैं, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस में आपको याद होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिड्यूस्ड NAD प्रोड्यूस हुए थे, जिनको आप NADH2 कहते हैं। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स यहां से ग्लाइकोलिसिस से रिलीज हुए थे, जो कि आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होते हैं तो दे आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू FADH2। FADH2 के अंदर ये ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होते हुए ये 2 मॉलिक्यूल्स NADH2 के जो कि ग्लाइकोलिसिस से रिलीज हुए थे, दे आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू FADH2, और ये ट्रांसफॉर्मेशन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल होगी। अगर ये प्रोसेस प्रोकैरियोटिक सेल में परफॉर्म हो रहा हो तो फिर ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती। अच्छा, फिर उसके बाद विद इन माइटोकॉन्ड्रिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 वर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट, जिसको लिंक रिएक्शन भी कहते हैं। यहां से भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 प्रोड्यूस हुए थे, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। क्रेब्स साइकिल से 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 प्रोड्यूस हुए थे, और इसके साथ साथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ FADH2 यहां से भी प्रोड्यूस हुए थे। अब देखिए, टोटल आपके पास ये ग्लाइकोलिसिस से लेकर क्रेब्स साइकिल तक अगर हम बात करें तो NADH2 की प्रोडक्शन की हम बात करें तो ये 2 NADH2 और ये 6 NADH2 और ये 2, तो इस तरह से कुल मिलाकर ये 10 NADH2 हो गए और 2 FADH2। चले अगर हम इसको इग्नोर कर दें, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 2 FADH2 में, तो इस तरह से 4 FADH2 और 8 NADH2 मॉलिक्यूल्स। ऑल ऑफ देम आर रिड्यूस्ड कोएंजाइम। इन सब को क्या कहते हैं? दे आर ऑल कॉल्ड रिड्यूस्ड कोएंजाइम। इन सब को रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स कहा जाता है, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। और इन रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स के पास इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। दे एक्चुअली कंटेन इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन्स जो कि ग्लूकोज से रिलीज हुए थे। तो ये इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जब इनका फ्लो टेक प्लेस होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से रिलीज होंगे इन मॉलिक्यूल्स से, तो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जरिए ATP मॉलिक्यूल्स जनरेट होंगे। सिंस ऑल दीज रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स कंटेन इनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, और जब इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो अपॉन ऑक्सीडेशन देयर इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिलीज्ड एंड दे विल बी फ्लोन through an electron transport chain. ठीक है, तो during that electron transport chain, during that flow through electron transport chain, ATP will be generated. तो respiratory electron transport chain ये वो प्रोसेस है जिसमें दरअसल इन reduced coenzyme की ऑक्सीडेशन होनी है, और इनके अंदर मौजूद इनर्जाइज इलेक्ट्रॉन से एनर्जी रिलीज करवा के ATP जनरेट किए जाएंगे। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको अगरचे हम आखिर में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ये एरोबिक रेस्पिरेशन में ये चीज़ें जनरेट होती जाती हैं, तो ये 1 by 1 रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में
दाखिल होकर ऑक्सीडाइज होती रहती हैं। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको आखिर में डिस्कस करते हैं, जब ये सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास अभी कलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर हम इस प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। बहरहाल आप ये याद रखेंगे कि रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये थ्रू आउट द रेस्पिरेशन कंटिन्यूसली जारी रहता है, जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होते रहेंगे और ये रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में दाखिल होते रहेंगे। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरियर्स पर मुश्तमिल एक ऐसा पाथवे है जिसके थ्रू इन रिड्यूस मॉलिक्यूल्स की दरअसल ऑक्सीडेशन करवानी है, और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से रिलीज होंगे तो उन रिलीज इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं के थ्रू, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं इन्हीं के थ्रू उनको फ्लो करवाया जाएगा, और फिर इन इलेक्ट्रॉन्स के जरिए एटीपी की फॉर्मेशन करवाई जाएगी बाय ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि एडीपी उसके अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करवाया जाएगा, ठीक है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का उसमें एडिशन होगा और उसके रिजल्ट में एटीपी जनरेट होगा। ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने वाला एंजाइम है एटीपी सिंथेज। आपको फोटोसिंथेसिस में भी याद होगा, वहां पर भी इस तरह का एक इंसिडेंट आपने देखा था। एटीपी सिंथेज एंजाइम कैटेलाइजेस दिस रिएक्शन, एटीपी सिंथेज एंजाइम। और ये एटीपी सिंथेज एंजाइम चूंकि ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वर्क कर रहा होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मौजूदगी में इसकी ये एक्टिविटी परफॉर्म होती है। इस वजह से इस फॉस्फोरिलेशन इवेंट को, क्योंकि एटीपी सिंथेज ने ये जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, एडीपी के अंदर फॉस्फेट को ऐड करना है, ये दरअसल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन है। तो इस फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन को ये एटीपी सिंथेज कैटेलाइज करेगा, लेकिन चूंकि ये फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में परफॉर्म होगा, इस वजह से इस प्रोसेस को नाम दिया गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन? बिकॉज दिस फॉस्फोरिलेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपको फोटोसिंथेसिस में भी इसी तरह का एक इवेंट बताया था, वहां पर भी एटीपी सिंथेज वर्क करता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, लेकिन वहां पर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट ये एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इस वजह से उसको हमने नाम दिया था फोटोफॉस्फोरिलेशन, जबकि ये है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपने दूसरे लफ्जों में ये याद रखना है कि यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इवेंट परफॉर्म होगा, और इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है एटीपी सिंथेज, इस एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट करने के लिए दरअसल पीछे इलेक्ट्रॉन फ्लो की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो ना हो थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो एटीपी सिंथेज वर्क नहीं करता और ये एक्टिविटी भी परफॉर्म नहीं होती। और वो इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से फ्लो करेंगे रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे? वो इन रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल से निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स के वो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जब वो फ्लो करेंगे थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो उन फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यूटिलाइज होगी एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट करने में, और एज अ रिजल्ट एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेकर ये एटीपी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब आपको ये स्टोरी समझ में आ रही है कि इस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होने जा रहा है, ठीक है भाई। दोबारा एक दफा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। देखो, अभी हमने एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल 4 फेजेस का जिक्र किया था, उनमें से 3 फेज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेशन पायरुवेट एंड क्रेब्स साइकिल। तीनों में जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है तो उससे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स NAD और FAD कैप्चर करके NADH2 और FADH2 में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब इन रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स को, जिन्हें रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स भी कहते हैं, इनके पास जो एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए फ्लो करवाया जाएगा, यानी इनकी ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाएंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे दोबारा से, तो इनकी ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी। और इस ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के जरिए एटीपी सिंथेज को एक्टिवेट किया जाएगा, और अपॉन एक्टिवेशन एटीपी सिंथेज एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करेगा, और इस तरह से एडीपी ये फॉस्फेट लेकर एटीपी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो चूंकि ये फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन ऑक्सीजन की मौजूदगी में परफॉर्म हो रहा है, इस वजह से इस फॉस्फोरिलेशन को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का है। और इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के अंदर जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है, क्या मैकेनिज्म? कि
इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज और उसके नतीजे में उसका फ्लो और उसके बाद फिर उस फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को आगे यूटिलाइज किया गया है। तो दिस होल मैकेनिज्म इज नोन एज केमियोस्मोसिस। यानी यहाँ पर भी असल में मैकेनिज्म केमियोस्मोसिस है। प्रोसेस का नाम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन है, लेकिन आपको फोटोसिंथेसिस में याद होगा वहां पर मैकेनिज्म तो केमियोस्मोसिस कहलाता था, लेकिन वहां पर हमने प्रोसेस का नाम फोटोफॉस्फोरिलेशन रखा था चूंकि वो लाइट की मौजूदगी में था। तो यहाँ पर मैकेनिज्म वही है, यानी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो और उसके नतीजे में एटीपी सिंथेज की एक्टिवेशन। ठीक है, मैकेनिज्म वही होगा, लेकिन फर्क क्या होगा? फर्क ये होगा कि ये क्लोरोप्लास्ट की बजाय अब माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस परफॉर्म होगा, और इसके साथ साथ वहां पहले लाइट मौजूद थी, अब यहाँ पर लाइट के बजाय ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो ये थोड़ा सा सिचुएशंस का और प्लेस का फर्क हो सकता है, अदरवाइज मैकेनिज्म वही है और एटीपी की भी जनरेशन हो रही है, लेकिन चूंकि सिचुएशन और प्लेस डिफरेंट है तो इस वजह से हम फोटोफॉस्फोरिलेशन की बजाय इधर टर्म यूज कर रहे हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है भाई, ये बात यहाँ तक क्लियर हो रही है आपको? अच्छा, अब जरा देखते हैं कि इस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मैकेनिज्म क्या है। लेकिन मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने से पहले हम इसके जरा कंपोनेंट्स देख लेते हैं। रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। The first component which is involved in respiratory electron transport chain is NADH reductase, या फिर इसको NADH dehydrogenase complex कहते हैं। ठीक है, ये पहला मॉलिक्यूल आपने ये याद रखना है। ये दो नाम है इसके, या तो इसको NADH reductase या फिर NADH dehydrogenase complex कहा जाएगा। दरअसल इस कॉम्प्लेक्स के अंदर फर्दर फैक्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं ना, उनमें एक है FMN और दूसरा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। FMN stands for flavin mononucleotide। ये एक न्यूक्लियोटाइड की किस्म है, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो FMN और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स FeS कॉम्प्लेक्स, ये इसके कंपोनेंट्स हैं, इसके कोफैक्टर्स हैं, यूं समझ लें, क्योंकि ये एंजाइम है। ये जितने भी अभी हम जिक्र करें ना, दीज आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और ये एंजाइम के तौर पर वर्क करते हैं। तो इनके पास कोफैक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसके बाद दो कोफैक्टर हैं, एक FMN है और दूसरा आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है। ओके, ये मॉलिक्यूल ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है बल्कि इसके साथ साथ ये प्रोटॉन पंप भी है। दो इसके रोल हैं, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है, इलेक्ट्रॉन कैरियर, और इसके साथ साथ इसका एक और डुअल रोल है, दैट इज प्रोटॉन पंप। ये प्रोटॉन की पंपिंग भी करता है। अभी आपको मैं क्लियर करता हूं कि प्रोटॉन पंपिंग से क्या मुराद है। आपको फोटोसिंथेसिस में भी शायद याद हो कि इसमें जो हमने नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स का जिक्र किया था। तो वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होने के साथ साथ प्रोटॉन पंपिंग भी करता था। बिल्कुल इसी तरह से इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होने के साथ साथ प्रोटॉन पंपिंग भी परफॉर्म करता है। दूसरा कंपोनेंट यहाँ पर वो है FADH डिहाइड्रोजिनेज, या इसको कोएंजाइम Q भी कहते हैं, या यूबिक्विनोन भी कहा जाता है। तो ये यूबिक्विनोन, ये कोएंजाइम Q या FADH डिहाइड्रोजिनेज, तीन मुख्तलिफ नाम है इसके। ये जस्ट एक इलेक्ट्रॉन कैरियर, दिस इज नॉट प्रोटॉन पंप। ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, इसने प्रोटॉन पंपिंग नहीं करनी। लेकिन इससे पहले वाला उसका डुअल रोल है, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर होने के साथ प्रोटॉन पंप भी था। आपने ये कंपोनेंट्स याद रखने, शॉर्ट क्वेश्चन में ये कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। तीसरा कंपोनेंट आप देखिए, साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स इसका नाम है। साइटोक्रोम शॉर्ट फॉर्म में CYT लिखा जाता है, साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स। दो मॉलिक्यूल्स का ये कॉम्प्लेक्स है दरअसल, एक साइटोक्रोम B मॉलिक्यूल है, दूसरा साइटोक्रोम C1 मॉलिक्यूल है। इन दोनों साइटोक्रोम मॉलिक्यूल्स का ये क्लस्टर है, इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स का नाम दिया गया। तो ये साइटोक्रोम रिडक्टेस कॉम्प्लेक्स, ये भी पहले वाले की तरह NADH रिडक्टेस की तरह, ये भी इलेक्ट्रॉन कैरियर होने के साथ साथ प्रोटॉन पंप भी है। इलेक्ट्रॉन कैरियर भी है और इसके साथ साथ ये प्रोटॉन पंप भी है। तो आखिर में मैंने आपसे पूछना है कि कितने सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर जो कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लस प्रोटॉन पंप है। तो ये आपने इनकी एक्टिविटी याद रखनी है। ये प्रोटॉन पंप भी है, प्रोटॉन पंप। अच्छा, चौथा जो कंपोनेंट है वो है साइटोक्रोम C। साइटोक्रोम C, दिस इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, नॉट प्रोटॉन पंप।
ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है, दिस इज जस्ट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, दिस इज नॉट प्रोटॉन पंप। उसके बाद फिर पांचवा आ जाते हैं, फिफ्थ इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर दो मॉलिक्यूल साइटोक्रोम के, साइटोक्रोम ए और A3। तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स, अगेन दिस इज इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लस प्रोटॉन पंप, इसका भी डुअल रोल है, ये प्रोटॉन पंप भी और इलेक्ट्रॉन कैरियर भी। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो 5 में बताए इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं? शाबाश बताएं, हाउ मेनी ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आउट ऑफ दीज 5? सर जी एक साइटोक्रोम है। अल्लाह के बंदों, मैंने हर एक के साथ इलेक्ट्रॉन कैरियर का तो लफ्ज जरूर लिखा है ना, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो जरूर हैं। गौर से आप सर जी बिल्कुल, आप इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन कंपेयर होने से मैंने सवाल पूछा है कि इनमें से कितने इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं? 5। पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है। और इनमें से प्रोटॉन पंप कौन कौन से हैं, आप बताओ? इनमें से 3 है सर जी। 3 प्रोटॉन पंप्स हैं। ये नंबर 1 प्रोटॉन पंप है, उसके बाद नंबर 3 प्रोटॉन पंप है, नंबर 5 प्रोटॉन पंप है, ठीक है। ये देख लो 1 2 3 4 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन कैरियर एज वेल एज प्रोटॉन पंप, दूसरा सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर, तीसरा फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटॉन पंप है, चौथा जस्ट इलेक्ट्रॉन कैरियर, पांचवा फिर इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लस प्रोटॉन पंप है। इज दैट क्लियर? तो ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं, पांचों के पांच इलेक्ट्रॉन कैरियर्स तो हैं, लेकिन इनमें से 3 प्रोटॉन पंप भी हैं। और इनके अंदर ये जो आपको मैंने फैक्टर्स बताए, इनको भी आपने याद करना है। अच्छा, तो उसके बाद फिर आगे हम बढ़ते हैं। ये जो कंपोनेंट्स आपको मैंने मेंशन किए हैं, ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ऐसे करके ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स मौजूद हैं। ऑल ऑफ देम आर प्रेजेंट इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स कहाँ पे मौजूद है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में मौजूद है। अगर मैं यहाँ से मेम्ब्रेन का थोड़ा सा पोर्शन बड़ा करूँ, आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पोर्शन ये बड़ा करके दिखाऊं, तो आपको ये पोर्शन ऐसे करके दिखाई देगा। ये मेम्ब्रेन जिस तरह से आपको याद है कि लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल होती है, उसी तरह से ये भी मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर पर मुश्तमिल है। ये वही फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स जो बायलेयर फॉर्म कर रहे हैं, ये मैं सिर्फ इनर मेम्ब्रेन शो कर रहा हूँ, ठीक है। और बाकी ये जो कंपोनेंट्स आपको मैंने शो किए ना, ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली अरेंज्ड इन दिस लिपिड बायलेयर। ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स और इसके अंदर ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटॉन पंप इसके अंदर अरेंज्ड हैं। तो ये सारी एक्टिविटी कहाँ परफॉर्म हो रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये बात याद रखनी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। तो अब ये जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे शो की है ना, ये सारी कोई ये यहाँ पे मौजूद है, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, कोई यहाँ पे, ऐसे करके ये सब इसके अंदर अरेंज्ड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो इस तरह यहाँ ये एक्टिविटी परफॉर्म होने जा रही है। अभी अगर प्रोकैरियोटिक सेल हो, वहां पर तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये प्रोसेस कहाँ होगा? तो याद रखो, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल दिस प्रोसेस अकर्स इन सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन प्रोकैरियोट्स this activity is performed by cell membrane। सेल मेम्ब्रेन के जरिए ये एक्टिविटी परफॉर्म होगी, ओके। अब जरा देखिए इसका मैकेनिज्म क्या, कैसे ये वर्क करते हैं ये सारे कंपोनेंट्स। इसमें मैंने आपको अभी बताया था ना कि वो जितने भी रिड्यूस कोएंजाइम्स हैं, 1 बाय 1 इस पाथवे के अंदर दाखिल होंगे और ऑक्सीडाइज होते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और चीज भी मेंशन करते चलूं, वो क्या है? ये तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्लस प्रोटॉन पंप है, लेकिन यहाँ पे 2 और चीजें भी यूज होंगी कंपोनेंट्स में। उनमें से एक को नाम दिया जाता है, नंबर 6 कंपोनेंट हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे, एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज भी दरअसल इस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का कंपोनेंट है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर तो नहीं है, ठीक है। ये प्रोटॉन की मूवमेंट से जरूर कंसर्न है, प्रोटॉन की
एक्टिविटी, प्रोटॉन की मूवमेंट इसके जरिए जरूर परफॉर्म की। असल में इस एंजाइम में वो फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन कैटालाइज करना है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था एडीपी के अंदर इसने फॉस्फेट का एडिशन करना और इसको बना देना इसने एटीपी। तो ये एटीपी बनाने वाला एंजाइम है और इसके जरिए प्रोटॉन्स की मूवमेंट भी होती है, ठीक है। तो ये भी इसका कंपोनेंट है रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। और सेवंथ एक और भी हम मेंशन करेंगे और वो है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, क्योंकि ये काम सारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या रोल होगा अभी आपने इसको भी अंडरस्टैंड करना है। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसको हम इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं कहेंगे, इसको एक्सेप्टर कहेंगे, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यानी इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फ्लो करेंगे और फ्लो करने के बाद आखिरकार कहाँ पे जाके वो सिंक हो जाएंगे, यानी कहाँ पे जाके इनकॉर्पोरेट कर जाएंगे ऑक्सीजन के अंदर। देखो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, जैसे ये NaDH2 या फिर ये FADH2, हर एक की जब ये ऑक्सीडेशन होनी है और इनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलने, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स यूं डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के थ्रू ऐसे फ्लो करते हुए अल्टीमेटली ये किसके पास चले जाएंगे, ये ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे, हाफ O2 सिंगल ऑक्सीजन एटम। तो ये हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर हम ये शो कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस साइंस, तो ये मिलके क्या बनाएंगे 2H प्लस साइंस। हाफ O2 का मतलब है सिंगल ऑक्सीजन एटम और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे वाटर। तो बेटा अभी देखिएगा एंड पर ये वाटर जनरेट होना है, ये ऑक्सीजन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के तौर पर एक्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करते हुए आएंगे वो अल्टीमेटली ऑक्सीजन उसको कैप्चर कर लेगा और उन इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को लेकर ऑक्सीजन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर। तो अभी इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। ये देखिए इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे आपको दिखाया है कि NaDH2 अगर इस पाथवे में दाखिल होता है तो वो इस जगह से दाखिल होगा, और अगर FADH2 इस पाथवे में दाखिल होता है तो वो यहाँ से दाखिल होगा, ठीक है। ये दो मुख्तलिफ पाथवे बनते हैं। अगर NaDH2 की ऑक्सीडेशन होनी है तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा ना, वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो मॉलिक्यूल है, अभी आपने एक दफा इस चीज को इग्नोर कर दें, अभी इसको ना देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है ना, आप इसको एक दफा इग्नोर कर दें, आप सिर्फ इसके ऊपर फोकस करें। देखो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल हमने शो किया वो NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। अभी आपको याद है पहले नंबर पर मैंने ये कंपोनेंट शो किया था, इसके अंदर 2 इसके कोफैक्टर्स हैं, FMN और आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। तो इसके साथ दरअसल NaDH का रिएक्शन होता है। NaDH जैसे इसके साथ रिएक्ट करता है तो NaDH से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाते हैं और वो इस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के जरिए आगे फ्लो करेंगे और खुद NaDH अपने इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लूज करके NAD पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये NaDH की ऑक्सीडेशन हो गई, इससे निकलने वाले ये इलेक्ट्रॉन्स ये अब NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के जरिए ये आगे पास करेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक इवेंट शो किया है, देखो ये ब्लू कलर की जो लाइन है ऐसे करके एरो, ये रिडक्शन को इंडिकेट कर रही है, और ये रेड कलर की ये वाली एरो ये ऑक्सीडेशन को इंडिकेट कर रही है। देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन गेन होंगे वो रिड्यूस हो जाएगा, जब उससे लॉस होंगे तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। आप देख रहे हो इधर FMN जैसे इसने NaDH से इलेक्ट्रॉन गेन किए तो ये क्या हो गया रिड्यूस। अब ये FMN FeS कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके ये ऑक्सीडाइज हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया रिड्यूस। फिर इसी तरह से FeS ने अपने इलेक्ट्रॉन्स ये आगे पास कर दिए हैं कोएंजाइम Q को, तो कोएंजाइम Q के पास जब ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो कोएंजाइम Q रिड्यूस हो जाता है और ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये आपको ये यहाँ पे कहानी समझ आ रही है, ये दरअसल यहाँ पर सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन शुरू हो गया, अ सीरीज ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शंस, यानी एक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो रिड्यूस हो जाता है और लूज करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है, फिर अगला मॉलिक्यूल गेन करता है तो रिड्यूस हो जाता है, लूज करता है तो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यूं रिडक्शन ऑक्सीडेशन ये सीरीज ऑफ रिएक्शन शुरू हो गए, इस वजह से इसको कह रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, तो इसमें जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स पहले कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं ना, NaDH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने आपको बताया था कि दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट ओनली एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इट आल्सो एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पंप,
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन पंप के तौर पर भी एक्ट करता है। ये देखो, सॉरी इलेक्ट्रॉन पंप नहीं, प्रोटॉन पंप कहा था मैंने, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर होने के साथ साथ प्रोटॉन पंप भी है। देखो ये अगले डायग्राम में आपको दिखाते हैं। ये इस डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर ये सारे अरेंज्ड हैं, वही इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इस वक्त इस मेम्ब्रेन की ये जो साइड आपको दिखाई जा रही है ना, ये मैट्रिक्स साइड है, दिस इज मैट्रिक्स साइड, और जबकि ये जो ऊपर आपको साइड दिखाई जा रही है, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्रिस्टी इनर स्पेस भी कहा जाता है, दिस इज आल्सो नोन एज क्रिस्टी इनर स्पेस। ये कौन सी जगह है? ये अभी मैंने आपको इस डायग्राम में आपको याद करें, मैंने यहाँ पे दिखाई थी कि ये जो जगह होती है ना दो मेम्ब्रेन्स के दरमियान, ये जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ डार्क, ये वो जगह है, ये क्रिस्टी इनर स्पेस है, या फिर इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। ये वाली जगह आपको यहाँ पे शो की है, ठीक है। ऊपर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या क्रिस्टी इनर स्पेस, और नीचे की तरफ क्या है इस मेम्ब्रेन के? मैट्रिक्स। तो आप देखो जैसे ही NADH, ये पहले मॉलिक्यूल जिसको NADH डीहाइड्रोजिनेज या रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इसके साथ रिएक्ट करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स ये FMN के पास चले जाते हैं, FMN इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस हो जाएगा, और इसके इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएंगे तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये देखिए ऑक्सीडाइज हो गया। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से FES कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के कोएंजाइम Q के पास जाएंगे। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स से पास करते हैं ना, तो मैंने अभी आपको ये बताया था कि ये कॉम्प्लेक्स ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरियर है बल्कि ये प्रोटॉन पंप भी है। तो आप देखो इलेक्ट्रॉन के यहाँ से फ्लो करने से ये प्रोटॉन्स की पंपिंग हो रही है। ये जो एरो है ये किस बात में इंडिकेट कर रही है? पंपिंग ऑफ प्रोटॉन को। तो इसने देखो प्रोटॉन्स को, प्रोटॉन इस वक्त हम किसको कह रहे हैं? प्रोटॉन्स, ये H+ साइंस को कहा जा रहा है। व्हाट आर प्रोटॉन्स? प्रोटॉन्स आर एक्चुअली H+ साइंस। तो इस मॉलिक्यूल ने NADH डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ने जैसे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाया तो उसने प्रोटॉन्स को पंप कर दिया। तो ये प्रोटॉन्स पंप होकर यहाँ पे इकट्ठे हो गए। समझ आई बात भाई? जैसे ये प्रोटॉन्स यहाँ से पंप होते हैं ना इस जगह पे, तो यहाँ पे जो अभी आप ना पाथवे को आगे ना देखिए, ठीक है, सिर्फ ये इतना हिस्सा भी इमेजिन करें। जैसे जो चीज बताऊं सिर्फ उस पे फोकस रखें अपना। देखो जैसे ही प्रोटॉन्स यहाँ से पंप होकर अंदर इकट्ठे होते हैं तो इन प्रोटॉन्स के यहाँ पे जमा होने से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हो जाता है। क्या स्टैब्लिश हो जाता है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट किसे कहते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट का मतलब है स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे प्रोटॉन्स की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगी। तो जैसे ही ये प्रोटॉन्स यहाँ से पंप होकर इधर इकट्ठे होते हैं तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है, विच इज अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से होगा क्या? इस प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ATP सिंथेज मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहा है ना, ATP सिंथेज। ये ATP सिंथेज इसको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आमतौर पर स्टार्क पार्टिकल भी कहते होते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्से को F0 पार्टिकल और दूसरे को F1 पार्टिकल कहा जाता है। तो दिस इज एक्चुअली द स्टार्क पार्टिकल। स्टार्क पार्टिकल आपने माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर पढ़ा था पहले चैप्टर के अंदर, उसमें आपको ये चीज भी बताई थी। तो ये स्टार्क पार्टिकल दरअसल एक ATP सिंथेज मॉलिक्यूल है। ये एक एंजाइम है ATP सिंथेज। इसका वो पोर्शन जो मेम्ब्रेन के अंदर है वो F0 चैनल कहलाता है, ठीक है। उसके जरिए दरअसल प्रोटॉन्स ने वापस बैक होना है। और दूसरा जो इसका ये मोटा सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको कहते हैं F1 पार्टिकल। तो F1 पार्टिकल दरअसल इस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा। तो देखो जैसे ही प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे स्टैब्लिश होगा ना, जो कि प्रोटॉन्स की एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, तो दिस प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टिमुलेट दिस ATP सिंथेज। इस ATP सिंथेज को ये स्टिमुलेट कर देगा, इसको एक्टिवेट कर देगा। और अपॉन एक्टिवेशन ATP सिंथेज ना सिर्फ इन प्रोटॉन्स को वापस मैट्रिक्स साइड पर रिटर्न कर देगा, बल्कि ADP के अंदर इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट को ऐड करके उसे ATP भी बना देगा। ठीक है भाई। तो आपने देखा कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से फ्लो करते हैं तो ये पहली पंपिंग एक्टिविटी यहां परफॉर्म होती है, और इस पंपिंग के नतीजे में मॉलिक्यूल ऑफ ATP इज जनरेटेड। अभी बाकी को इग्नोर कर दें, अभी मैं सिर्फ जो बात बता रहा हूं सिर्फ उसको समझें। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ आई आपको कि इलेक्ट्रॉन्स यहां से NADH से निकलकर पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर कॉम्प्लेक्स है उससे जब ये पास करते हैं
तो उसके नतीजे में प्रोटॉन की पंपिंग होती है एंड दिस पंपिंग लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ एटीपी मॉलिक्यूल। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचे थे ना, अब इलेक्ट्रॉन कोएंजाइम क्यू से गुजरते हुए जब ये साइटोक्रोम रिडक्टेस के अंदर दाखिल होते हैं, तो साइटोक्रोम रिडक्टेस के अंदर ये डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स हैं, जैसे साइटोक्रोम बी भी इसका पार्ट है, इसमें आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स भी है, एफएमएन भी है, साइटोक्रोम C1 भी है, ये सब इसकी कंपोनेंट्स हैं, ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है। इलेक्ट्रॉन्स यूं वन बाय वन इधर से गुजरते जाएंगे। जी सनान साहब क्या कह रहे हैं? सर ये इलेक्ट्रॉन पंप किसकी वजह से होती है सर? इलेक्ट्रॉन पंप या प्रोटॉन पंपिंग? प्रोटॉन पंप, सॉरी। हाँ, प्रोटॉन पंपिंग इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से होती है ना, जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो प्रोटॉन की पंपिंग होनी है, अदरवाइज इसने प्रोटॉन को पंप नहीं करना। ठीक है, ये दरअसल एक दूसरे के साथ ये इवेंट लिंक्ड है ना, तो ये इवेंट जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन ने फ्लो करना है तो इसने प्रोटॉन को पंप कर देना है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो ना करता तो इसने प्रोटॉन को पंप नहीं करना था। सही। अब इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जब ये यहाँ से पास कर रहे होते हैं, स्टेप बाय स्टेप इसके डिफरेंट कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉन पास करेंगे, तो इतने में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्टिवेट हो जाएगा, और इसकी जो दूसरी एक्टिविटी है वो कौन सी है, वो है पंपिंग ऑफ प्रोटॉन। तो वो पंपिंग ऑफ प्रोटॉन वाली एक्टिविटी परफॉर्म हो जाएगी। तो देखो एक दफा फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो इस प्रोटॉन पंपिंग का सबब बना है, और इस प्रोटॉन पंपिंग के नतीजे में अगेन यहाँ पर एक प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा, जैसे पहले स्टैब्लिश हुआ था। तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट ने पहले वाले प्रोटॉन ग्रेडियंट ने एक एटीपी जनरेट करवाया था। इसी तरह से अब सेकंड टाइम जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश होगा, तो उस प्रोटॉन ग्रेडियंट से एक बार फिर ये एक्टिवेट होगा, एक बार फिर एक्टिवेट होगा, तो सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी विल बी जनरेटेड। ओके, फिर देखो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते हुए ये साइटोक्रोम सी में जाएंगे, और यहाँ से फिर आखिरी कॉम्प्लेक्स जिसको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स कहते हैं, उसके अंदर ये दो उसकी कंपोनेंट्स हैं, साइटोक्रोम ए और A3। तो इनके थ्रू जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो ये कॉम्प्लेक्स भी एक्टिवेट हो जाता है, और ये भी प्रोटॉन पंपिंग शुरू कर देता है। अब यहाँ से भी जब प्रोटॉन्स पंप होकर इधर इकट्ठे होंगे, अगेन एक प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ स्टैब्लिश होगा, और ये थर्ड टाइम जो प्रोटॉन ग्रेडियंट स्टैब्लिश हुआ है, इसकी वजह से एटीपी सिंथेस फिर एक्टिवेट होगा, एंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी अगेन जनरेटेड। यानी, और अब देखो आखिर में ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो कर रहे थे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते करते आखिर में इनको कौन कैप्चर करेगा? ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ये हाफ O2 का मतलब है सिंगल ऑक्सीजन एटम। तो ये हाफ O2 सिंगल ऑक्सीजन एटम इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करेगा, साथ इसके 2H+ आयंस ऐड होंगे, और रिजल्ट में H2O यानी वाटर सिंथेसाइज हो जाएगा। तो विच वन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर? ऑक्सीजन इज फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका रोल अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? तो आपने कहना कि दिस एक्ट एज अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब आपने देखा कि ये जो NADH मॉलिक्यूल था, जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है, तो इस ऑक्सीडेशन के नतीजे में निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स, उनके फ्लो के जरिए कितने एटीपी जनरेट हुए? हाउ मेनी टाइम्स एटीपी मॉलिक्यूल इज जनरेटेड? 3 टाइम्स। तो इस वजह से आपको शायद याद हो, मैंने पिछले किसी लेक्चर में बताया था कि 1 NADH2 मॉलिक्यूल इज इक्विवेलेंट टू 3 ATPs। याद है कहीं ऐसी बात बताई थी आपको कि एक NADH2 मॉलिक्यूल कितने ATPs के इक्विवेलेंट है? 3 ATPs के। वो कैसे कि जब इसकी ऑक्सीडेशन होती है इस तरह से रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो उसके नतीजे में 3 ATP जनरेट होते हैं। यस सर, FADH भी बताया था। हाँ, पहले ये तो बताया था, इसको तो कंफर्म करें, दूसरी बात बताता हूं मैं। ठीक है, ये क्लियर होगी बात। अच्छा, अब जरा देखें कि दूसरा जो मॉलिक्यूल मैंने अभी आपको शो किया था, देखो ये इस डायग्राम के अंदर भी हमने वही चीज दिखाई है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस तरह से शो किया है कि यहाँ पे ये एनर्जी का लेवल इंडिकेट किया है कि मॉलिक्यूल NADH2, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जाइज हैं, इस वजह से हमने ऊपर दिखाया, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करते हुए जा रहे हैं तो एनर्जी लूज करते जा रहे हैं और ये नीचे आ रहे हैं, और आखिर में ये फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर में इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, तो लो एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। ये दरअसल हमने एनर्जी लेवल इंडिकेट किया हुआ है यहाँ पर, ये लो एनर्जी लेवल है और ये हाई एनर्जी लेवल है। तो इस डायग्राम के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया है कि ये हाई एनर्जी से लो की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, हालांकि कंपोनेंट्स वही हैं, वही सारा मैकेनिज्म यहाँ पे भी शो किया हुआ है। तो ये दो मुख्तलिफ डायग्राम्स इस वजह से यहाँ पे बनाई गई हैं। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि अगर FADH2 मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन होगी तो फिर कहाँ से पाथवे स्टार्ट होगा।
अगर FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है तो FADH2 पहले वाले कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ से अब स्किप हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी यहाँ इन्वॉल्व नहीं होगी अगर FADH2 की ऑक्सीडेशन होती है। FADH2 की ऑक्सीडेशन ये यहाँ से शुरू होगी जिसको हम कहते हैं FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन यहाँ से दाखिल होते हैं, लेकिन ये जो कॉम्प्लेक्स है दिस इज नॉट अ प्रोटॉन पंप, ठीक है, ये प्रोटॉन पंप नहीं है, जस्ट ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, ये वो मॉलिक्यूल है कोएंजाइम Q जिसको हम FADH डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। दिस इज FADH dehydrogenase. So this FADH dehydrogenase, this is just an electron carrier, ये प्रोटॉन बम नहीं है। तो यहाँ से ये FADH2 इससे रिएक्ट करेंगे, FADH2 1 by 1 ये रिएक्ट करेंगे और अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज करके खुद ऑक्सीडाइज स्टेट में चले जाएंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो होगा, तो जब ये यहाँ से फ्लो होगा तो उस वक्त कोई पंपिंग नहीं होगी, लेकिन जब इस कॉम्प्लेक्स से इसके इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो यहाँ से प्रोटॉन की पंपिंग होगी और इस प्रोटॉन पंपिंग के नतीजे में प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा, उससे अ मॉलिक्यूल ऑफ ATP विल बी जनरेटेड। फिर ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हुए जब इधर से गुजरेंगे तो एज यूजुअल यहाँ से भी पंपिंग होगी, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ ATP विल बी जनरेटेड और आखिर में इसके इलेक्ट्रॉन भी ऑक्सीजन लेकर वाटर बना लेगा। तो इस तरह से आप देखिए कि FADH2 की अगर ऑक्सीडेशन होती है तो 1 FADH2 मॉलिक्यूल 1 FADH2 will give rise 2 ATP instead of 3 ATP, ये कितने देगा 2 ATP। तो ये वजह थी हमने NADH2 को 3 ATP के इक्विवेलेंट कंसीडर किया था और FADH2 को 2 ATP के इक्विवेलेंट कंसीडर किया था। ठीक है, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए आपको। अगर हम ये NADH2 या FADH2 की समरी इक्वेशन लिखें तो इसको यूं लिखा जा सकता है, देखो एक NADH2 इसकी ऑक्सीडेशन के लिए हाफ O2 चाहिए, हाफ O2 यानी सिंगल ऑक्सीजन एटम, ठीक है, और उसके बाद 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP चाहिए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ADP, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट दरकार है और नतीजे में बनेगा क्या, NADH2 ऑक्सीडाइज होकर NAD पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, हाफ O2 हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू वाटर, ये दोनों आपस में जुड़ के क्या बन जाएंगे 3 ATP। अंडरस्टैंड? आपको ये इक्वेशन समझ में आई है? NADH2 मॉलिक्यूल प्लस हाफ O2 3 ADP 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और रिजल्ट में क्या बना, NAD पॉजिटिव बना, वाटर रिलीज हुआ और 3 ATP। ये समरी इक्वेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 की। अगर आपसे कहा जाए राइट डाउन अ समरी इक्वेशन ऑफ the oxidation of NADH2 in respiratory electron transport chain, respiratory electron transport chain में आप ये समरी इक्वेशन लिख के दिखाएं तो आपने ये समरी इक्वेशन इस तरह से लिखनी है, NADH2 प्लस हाफ O2 3 ADP 3 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ये। अच्छा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे FADH2 की समरी इक्वेशन लिख के दिखाएं, FADH2 ऑक्सीडेशन जब होती है इसकी रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, तो वो क्या आगे होगा बताओ, इधर क्या आना चाहिए, यही आना चाहिए। इधर क्या आएगा, नहीं इधर 2 आएगा, 2 ADP। अभी समझाया बेटा कि ये FADH2 से 2 ATP बनते हैं ना, तो इधर में 2 ADP इन्वॉल्व होंगे प्लस 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इन्वॉल्व होंगे और नतीजे में इधर क्या बनेगा FAD प्लस और क्या बनेगा, इधर क्या बनेगा H2, इधर H2O बनेगा और इधर क्या बनेगा 2 ATP। तो इस तरह से आप ये समरी इक्वेशंस लिख सकते हैं NADH2 और FADH2 की ऑक्सीडेशंस की। ठीक है भाई, तो हमने ये यहाँ पर जो रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अभी डिस्कस की है, रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इस रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के जरिए, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन वाज द प्रोसेस, और इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व हुआ है वो केमियोस्मोसिस था। केमियोस्मोसिस क्या मतलब है केमियोस्मोसिस का? केमियोस्मोसिस का मतलब है कि
असल में इस प्रोसेस को केमी ऑस्मोसिस का नाम मैंने आपको शायद पहले भी बताया था जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। इसको केमी ऑस्मोसिस इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट आप देख रहे हो ना थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट, हाइड्रोजन आयंस आर केमिकल आयंस, तो इसकी ये जो मूवमेंट आप देख रहे हो ये मूवमेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन टेक प्लेस होती है। जिस तरह से इन केस ऑफ ऑस्मोसिस, आपको ऑस्मोसिस याद है, ऑस्मोसिस वाटर की मूवमेंट होती है, दिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो इसी तरह से अब ये हाइड्रोजन आयंस की मूवमेंट हो रही है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। पहले हाइड्रोजन आयंस मूव करके इधर जाते हैं, फिर ये मूव करके इधर आते हैं। तो सिंस दिस activity involves the movement of hydrogen ions through semi-permeable membrane, therefore this mechanism is known as chemiosmosis. Chemiosmosis term इसको इस वजह से दी गई है। अदरवाइज chemiosmosis का कॉन्सेप्ट ये है कि in case of chemiosmosis the energized electrons begin to flow through electron transport chain, and due to this electron flow proton pumping take place, or proton pumping leads to the formation of proton gradient, and then proton gradient activates ATP synthase and ultimately ATP is formed। यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो और उसके नतीजे में प्रोटॉन की पंपिंग, फिर प्रोटॉन ग्रेडियंट की फॉर्मेशन और उसके नतीजे में ये ATP की फॉर्मेशन होगी। इस पूरे मैकेनिज्म का नाम केमियोस्मोसिस रखा हुआ है, लेकिन नाम इसको केमियोस्मोसिस किस बुनियाद पर दिया हुआ है? Because of the movement of H plus ions through semi-permeable membrane। ठीक है जी, तो ये केमियोस्मोटिकली यहाँ पर ATP जनरेट हुए हैं इस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस में। तो आपका होमवर्क ये है, एक मिनट ठहरो मैं आपको होमवर्क दे दूँ। आपका होमवर्क ये है कि आपने फोटोसिंथेसिस में आपको मैंने फोटोफॉस्फोरिलेशन पढ़ाया था, तो आप उस फोटोफॉस्फोरिलेशन को इसके साथ कंपेयर कीजिए। किसके साथ? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के साथ। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के साथ आप कंपेयर करें और इसके दरमियान डिफरेंशिएट करें। ठीक है, यानी एक पॉइंट बनाएं कि ये फोटोफॉस्फोरिलेशन और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो यूं डिफरेंशिएट करें। आप इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इनकी साइट बता सकते हैं, कहाँ पर ये होते हैं। ठीक है, किस सिचुएशन बता सकते हैं, किस सिचुएशन में होते हैं, प्रोसेस का नाम बता सकते हैं, किस प्रोसेस में होते हैं ये। तो इस तरह से कई चीजें जो डिफरेंशिएट की जा सकती हैं इनकी, तो इनको आपने रिव्यू करना है। कोई बात और पूछनी है? क्या पूछ रहे थे? जी सर। हाँ जी, एक और बात। जी शाबाश, पूछे। ये कंपोनेंट्स के साथ 1, 2 और 3 लिखा हुआ सर, इसका क्या मतलब है? बस उसको ऑर्डर दे दिया ना कि पहले ये इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, फिर उसके बाद इससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। ये देखो ना, ये इधर जो डायग्राम हमने बनाई थी, ये वाली डायग्राम, इसमें ये 1, 2, 3, 4, तो वो ऑर्डर कि पहले सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हुए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो हुए, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो ये इस वजह से 1, 2, 3, 4 लिखा है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.